मैथमेटिक्स में बिना कोई फॉर्मल एजुकेशन के अगर श्रीनिवास रामानुजन विश्व प्रसिद्ध मैथमेटिशियन बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अगर छोटे कद के बावजूद एक रेसलर गामा पहलवान वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बनकर 50 साल अनडिफीटेड रह सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक अमीर घराने का व्यक्ति सामाजिक परंपराओं को त्याग कर गरीब और रोगियों का सेवक बन बाबा आमटे बन सकते हैं तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब इंसान अपने लक्ष्य के लिए एम्बिशियस से ज्यादा पैशनेट हो। इसी उद्देश्य के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जो मेरे परम मित्र यहां आए हैं वो एक विस्फोटक शख्सियत है। इनके अंदर का जोश और उमंग एक 16 साल के बढ़ते बच्चे की तरह है, जिनकी उपस्थिति आपको मजबूर कर दे नाचने के लिए, गाने के लिए। प्लीज वेलकम हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक, द इंटरनेशनल स्टार मिस्टर अनिल कपूर। मेरी अनिल कपूर साहब से मुलाकात 1983 में हुई थी, जब मैं महेश भट्ट साहब की फिल्म सारांश पर काम कर रहा था। पाली हिल होटल में मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। इतने में दरवाजा खुला, एक आदमी आया और बिल्कुल मुझे उसने इग्नोर किया। एक्टर की था और मैंने कहा ये अनिल कपूर है। और महेश भट्ट साहब को, जो मेरी कुर्सी के साथ बैठे थे, दूसरी जगह पे ले गए। उनको बोले कि आज मेरा दिलीप साहब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट सीन है मशाल फिल्म में, और अब ये कैसे करना है। कट टू 30-32 साल बाद ये दिल धड़कने 2 की शूटिंग कर रहे थे और मैं इनको मिलने इनके घर पर गया। एक नौजवान लड़का फिर अपने स्टडी में बैठा वैसे ही सोच रहा था कि ये सीन कैसे करना है। तो वक्त बदला नहीं है आपके लिए। आपको मुलाकात याद है वो? ये दोनों चीज़ें मुझे याद नहीं है, मगर धीरे धीरे याद आ रही हैं। पाली होटल में गया था और यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब, जो हिंदुस्तान की जो महान कलाकार हैं, उनके साथ सीन था। तो इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा क्या हाल होगा। तो मैंने सोचा कि आपका तो वैसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, किसी महान कलाकार के साथ सीन नहीं भी होता है तो बुरा हाल उतनी मेहनत करते हैं। हाँ, उतना ही बुरा हाल होता है मेरा। नहीं, फिर भी इसमें 2-3 चीजें थी जी। मैं आज आपको खुल के बताता हूँ। जी जी। मैं महेश भट्ट साहब से सीखना भी चाहता था कि किस तरह इस सीन को परफॉर्म करना है, और थोड़ा एक इमेज भी बनाना चाहता था। देखो ये कितना मेहनती लड़का है, मेहनती सिंसियर एक्टर है, ताकि वो जो अगली फिल्म है, जो जब भी कभी वो प्लान करे तो उसमें मुझे ले ले। तो ये जैसे कि अनुपम जो हमेशा कहता है कि वी आर सर्वाइवर्स एंड वील बी स्ट्रगलर्स ऑल आवर लाइव्स। तो साथ साथ में ये सब चीजें चल रही थी। तो ऑब्वियसली मैंने आपको इग्नोर किया। और एक्टर तो आपको पता है, उसको अपने सिवा और कोई नजर ही नहीं आता। He's like a horse with a blinker. तो एक किस्म का जो ये जो हम लोग, तो आपको पता है कि एक्टर्स का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बचपन से स्ट्रगलर्स हैं। तो ज्यादा इंटेंशन ये था कि भट्ट साहब मुझे अपनी अगली फिल्म में ले ले। इस बार तो ले लिया इसको बूढ़े के रोल के लिए, नेक्स्ट फिल्म में मुझे ले ले। हाँ, वो आपको किस्सा अगर मैं दोहराना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो आपके बारे में जो इमेज था उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि भैया ये फिल्म मेरी एक उसका स्क्रीनिंग है अपना राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में, तो आप जाइए राष्ट्रीय प्रोडक्शंस और देखिए। तो मैंने ठीक है। तो मैं वहाँ पहुँचा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो स्क्रीनिंग ऑलरेडी हो रही थी, शुरू हो गई थी। वहाँ भी मैं स्क्रीनिंग से ज़्यादा राष्ट्रीय प्रोडक्शन में, आई मीन वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रगल करने गया था कि स्क्रीनिंग के बहाने कुछ वहाँ भी राज बरजातिया साहब मुझे कोई फिल्म में ले ले। सिर्फ बरजातिया को नहीं, मैं जितने वहाँ काम करते थे, जक्की साहब, गुप्ता साहब जी, सब कपूर साहब, सबकी चमचगिरी करता था। तो पिक्चर शुरू हो गई थी तो मैं प्रोजेक्शन रूम में घुस गया। तो प्रोजेक्शन रूम से मैंने देखा कि एक कलाकार है जिसको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले या 2 दिन पहले देखा है, जो मेरे ख्याल से मेरी उम्र का ही है, मगर ये बुजुर्ग बूढ़े का रोल कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने देखा ही कि यार, मैं अपने देख ही रहा था नेगेटिव अप्रोच से, नहीं यार ये एक्टर गड़बड़ है यार, ये गलत है। तो मैंने महेश भट्ट साहब को पूछा, मैंने बोला महेश, द फिल्म इज वेरी गुड। फिल्म भी मैंने कुछ ज्यादा देखी नहीं थी, एक आध सीन आपका देखा था। पिक्चर तो जबरदस्त है, मगर आपने कास्टिंग गलत कर दी है। अच्छा, मतलब वहां मेरा पत्ता काट रहे थे? पत्ता काट रहा था। मैंने बोला ये कास्टिंग आपकी जो है ये गलत हो गई है। कट टू फिल्म फेयर अवार्ड। देखिए सर, मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला और इनको बेस्ट एक्टर मिला।
और मैं आज आपको बता देता हूं कि जिंदगी भर ये मेरे लिए बेस्ट एक्टर ही रहेंगे और मैं इनका सपोर्टिंग एक्टर ही रहूंगा। अरे सो नाइस ऑफ यू, आई सो वंडरफुल। कपूर साहब, आपने देश के बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, न केवल एक्टर्स को। अगर मैं चाहूं कि आपसे पूछूं कि आप अपने आप को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जैसे मैं अपने बारे में बोलता हूं इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, आप अपने आप को अगर कोई वर्ड देना हो तो क्या बोल रहे हैं? लेबर क्लास। लेबर क्लास, लेबरर। लेबरर, हाउ वंडरफुल। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में काम के बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, मुझे कभी कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। आदमी अपने आप को ये हमेशा सोचता रहे कि वो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। हम जब आए थे, आप शिमला से आए थे, मैं जो था चेंबूर का, वो तो मैं बोल नहीं सकता क्या बोलते हैं अपने ये आप। अपने आप को चेंबूर का छोकरा समझ लो छोकरा या समझते हैं और मैं शिमला का छोकरा। तो सो मुझे लगता है कि क्या था, कहाँ से शुरू हुए हैं और कहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि फॉर एवरीथिंग फॉर अस सो वी हैव टू बी, यू आर इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक एंड फॉर मी आई एम अ लेबर क्लास एक्टर। लेट्स टॉक अबाउट चेंबूर के दिनों की बात। मैंने सुना वहां पर एक तो आपके फादर प्रोडक्शन असिस्टेंट थे या प्रोडक्शन मैनेजर थे? नहीं, वो प्रोडक्शन मैनेजर नहीं थे, उन्होंने शुरू किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट के आसिफ साहब के असिस्टेंट थे जब आए वो। उसके बाद जैसे कि आजकल हम लोग वी हैव एजेंट्स, तो उन दिनों में सेक्रेटरी होते थे। तो पहले असिस्टेंट थे, फिर असिस्टेंट के बाद वो सेक्रेटरी बने गीता बाली जी के और शमी कपूर साहब के। और फिर सेक्रेटरी बनने के बाद फिर उन्होंने अपनी पहली फिल्म शुरू की विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गीता बाली जी। फिल्म का नाम था जब से तुम्हें देखा। तो उस वक्त हम चेंबूर में रहते थे। और चेंबूर में जब ये बच्चे नंगे पैर बेयरफुट खेलते थे, हाँ या है ना? और आप अगर अभी कोई भी उस पे जहां हम लोग नंगे पैर घूमते थे चल के बताए, मैं उसको जो चाहे इनाम दे सकता हूँ। मतलब इतना डिफिकल्ट था? इतना डिफिकल्ट था। और वहां हम लोग ऐसे नंगे पैर घूमते थे जैसे अपना हाइड पार्क में घूम रहे लंदन। Describe me your childhood. What was your routine of a childhood? You were not very good at studies, or you were good? तो मेरे को एक्सपोज करना चाह रहा है? नहीं, एक्सपोज नहीं करना चाह रहा। I was, you see, to be honest with you, मैं ऐसा भी नहीं था कि बट मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ। हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, मैं आज तक फेल नहीं हुआ। मेरे घर में मेरे ख्याल से एक आध बार सब फेल हो चुके हैं, मगर मैं आज तक फेल नहीं हुआ। अच्छा। मेरा जो फोकस था घोड़े की तरह था। जब से होश संभाला मैं सिर्फ एक एक्टर बनना चाहता था, कलाकार बनना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था। तो इमेजिन कर लो कि पढ़ाई में आज तक कभी फेल नहीं हो और जो चीज मैं करना चाहता हूं एज एन एक्टर, पहली बार उसका एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया। आप फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे की बात कर पुणे की बात कर रहे हैं। और मैंने सुना फिर आप गिरीश कर्नाड जो वहां के डायरेक्टर थे उनसे झगड़ा करने चले गए थे? झगड़ा नहीं, सब कुछ किया मैंने। झगड़ा किया, पाँव पड़े, अच्छा, रोया, जो करना था मैंने किया। यार मुझे ले लो, इसका रिटन एग्जाम से एक्टिंग का क्या लेना था? अच्छा, तो मगर रूल्स आर रूल्स, सो आई वाज you were disheartened, very badly shattered. हाँ, रात को तकिए के बहुत रोता था मैं। अच्छा, कि मैं फेल हो गया, मैं एक्टर नहीं बन सकूंगा। मगर आपको पता है, स्ट्रगलर, लेबर क्लास, और आपने क्या-क्या स्ट्रगल किया है। फिर एक कोई बाल कलाकार की कोई फिल्म थी जिसमें आपने ऑडिशन दिया था और उसमें भी आप फेल हो गए थे? हाँ, नहीं, उसमें पास हो गए। उसमें पास हो गए थे? उसमें पास हो गया और पूरा मेकअप लगा के आप नेक्स्ट डे स्कूल में गए थे? यस, वो पास हो गया। शशि कपूर साहब के बचपन का रोल करना था। व्हाट मूवी वाज दैट? तू पायल में गई, वो रिलीज नहीं हुई। अच्छा, आज तक वो बंद पड़ गई, मगर काम किया, प्राण साहब के साथ काम किया। बड़ा इंटेंस सीन था। बड़े सब इम्प्रेस हुए कि यार ये कोई कलाकार है जबरदस्त। हाउ ओल्ड वर यू एट दिस टाइम? मेरे ख्याल से मैं 7th स्टैंडर्ड में हो गया, 10-11 साल का। 10-11 साल था। उस वक्त से स्ट्रगलर था और उस वक्त से मेहनत करता था। अच्छा। उसमें मुझे सितार बजाना था। अच्छा, उस रोल के लिए। तो मैं चेंबूर से 3 बस चेंज करके अपना ये जो बांद्रा खाड़ी है ना, वहाँ उसके ऑपोजिट एक बिल्डिंग है, वहाँ मैं सितार सीखने आता था। अच्छा, ताकि मैं सितार ऑथेंटिक सितार बजाऊं। ऑथेंटिक। उसकी कितने दिन शूटिंग की थी? उसकी की हमने 8-10 दिन। 8-10 दिन। यू रिमेंबर हाउ मच मनी डिड यू गेट फॉर दैट? पूछा ही नहीं, पैसे कौन पूछता, रोल मिल गया, काम मिल गया। एक बार कहो जो मेरी पहली फिल्म थी, मतलब एज राजश्री वालों की। हाँ, एज राजश्री, उसमें 1500 रुपए मिले थे। तो उसमें अगर 1500 मिले थे, दैट वाज इन 1981 और 80, उसमें 1500 मिले, तो यहाँ कितने 500 रुपए मिले होंगे या 200 रुपए मिले होंगे, जो भी है। And सुरेंद्र जी, your father was not interested in you wanting to be an actor. नहीं, मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मैं यहाँ तो ये शूटिंग करके आए थे, उनको नहीं पता था? नहीं, बताया नहीं था। वही तो, इसलिए तो मैंने कहा मैं आया ताकि सबको पता चले। मैं मेकअप ही नहीं उतारा,
पूरी रात मेकअप के साथ सो गया। अच्छा। हाँ ताकि पता तो चले लोगों के मैं कलाकार बन गया। मेकअप के साथ मैं स्कूल भी गया। अच्छा। हाँ ताकि वो स्कूल बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं वो देखें और देखें ये बड़ा लाल लाल लग रहा है ये। स्ट्रगल क्या करते थे? बॉडी बिल्डिंग वगैरह कुछ करते थे या कुछ? नहीं, मुझे गलतफहमी थी कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है और मेरी टांगी बड़े, आई हैव गॉट ग्रेट लेग्स। अच्छा, ये गलतफहमी थी। गलतफहमी थी। तो मैं समझता था कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर उन जमाने में उनके लेग्स जो जबरदस्त थे, जो हरक्यूलिस रोल करते थे उनके लेग्स वगैरह, तो मुझे गलतफहमी थी कि मेरी जो मेरे बाएं इतनी अच्छी नहीं है, चेस्ट इतना अच्छी नहीं, मेरी टांगे बड़ी अच्छी हैं। ये आपको लगता था? हाँ, मुझे ऐसा लगता था। हर कलाकार को एक गलतफहमी होती। तो 2 बार मैं एक्सपोज हुआ इससे। एक मैं एक्सपोज हुआ, मैंने सत्यू साहब की फिल्म की थी कहाँ से गुजर गए। हाँ। तो उसमें जॉगिंग का शॉट था। अच्छा। तो सत्यू साहब ने बोला यार तू ट्रैक पैंट पहन ले वगैरह वगैरह। एंड नहीं, नो सर, आई विल जस्ट wear shorts so that I look very sexy, and the big leg, tight thighs and all those kind of things. तो मैंने वो, आपको देखना चाहिए वो सीन। ऐसा लग रहा है कि अब ढूंढेंगे। वो देखिए वो सीन, तो मैं जॉग कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि 2 माचिस की तीलियां हैं, वो भाग रही हैं। और एक और मैंने जो जैसे गलतफहमी थी, मुझे गलतफहमी थी कि मैं बहुत जबरदस्त डांसर हूँ। अच्छा। तो ये जब बाबू साहब की एक तेलुगु फिल्म कर रहा था, तो वहां जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुम ये कर सकते हो? बोला हाँ। तुम वो कर सकते हो? बोला हाँ। तुम ये कर सकते हो? बोला हाँ। जो बोला हाँ 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 हाँ। बोले यार काम दे दे तू। तो उन्होंने उस फिल्म के अंदर एक गाना रखा जिसमें मैं बैले कर रहा हूँ। वो बैले में यू वेयर दोस टाइट, तो उसमें टांगे। हाँ, वो भी आप देख लीजिए। अच्छा। हाँ, वो भी कुछ माचिस की तीलियों से भी बदतर है। वो अल्टीमेटली वो जो सीन था वो इतना बुरा लग रहा था, वो गाना इतना बुरा था कि दैट वाज, मेरे पाँव पड़ लिए, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, ये गाना निकाल दीजिए आप। अच्छा, फिल्म के अंदर से वो गाना निकाल दिया। हाँ, उसके बाद आपकी टांगों के बारे में जो आपकी गलतफहमी थी वो दूर हो गई। वो आज तक उसका एक्सरसाइज कर, आज सुबह भी मैंने एक्सरसाइज की। अच्छा। ताकि वो टांगे ठीक हो जाएं। पर टांगे अभी भी पतली हैं। अनिल कपूर साहब, जिसे कहते हैं ना एक कलाकार की मैडनेस, कलाकार की ऑब्सेशन, ये वो 7वीं क्लास के बच्चे से आप में बरकरार है अभी तक। और इसके बाद आपने हम 5 की शूटिंग किस दौरान हो रही थी? हो चुकी थी या होने वाली थी? या हम 5 क्या होता है कि मैं जब मैंने एक्टिंग कोर्स किया, उसके बाद मैंने काम की तलाश की, जैसे कि देख रहे थे, सुन रहे थे महेश भट्ट साहब, राशि प्रोडक्शन, उन दौरान तो मुझे काम मिला नहीं, तो फिर ये फिल्म बन रही थी हमारी और पिताजी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने और बोनी ने अपना प्रोडक्शन संभालना शुरू किया। इस फिल्म के लिए मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर था। इससे पहले आप एक बार कहो कर चुके थे? मेरे ख्याल से हमारे तुम्हारे कर चुका था। हमारे तुम्हारे हाँ, एक बार कहो भी कर चुका था। कर चुके थे। सो यू हैड ऑलरेडी अपीयर्ड इन बट वो हाँ, तो उस वक्त फिर उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया यार ये छोटे मोटे रोल करके फायदा नहीं, तो मैं फंस जाऊंगा। अब तो मुझे हीरो ही बनना है। हीरो ही बनना है। मगर आपने प्रोडक्शन में बहुत छोटे मोटे काम किया। मैं आपको बता नहीं सकता। मिथुन चक्रवर्ती को लेने जाते थे एयरपोर्ट से। आप बताओ किसको लेने नहीं जाता था? अच्छा बताइए, आप बताइए। मिथुन चक्रवर्ती, अरुणा जी। एक बार अरुणा जी के पहुंचा तो मैं लेट पहुंचा, तो बड़ी डांट पड़ी। नसीर साहब, जब उन्हें स्पर्श का नेशनल अवार्ड मिला था, तो उस वक्त मैं ही रिसीव करने गया था उन्हें अपना एयरपोर्ट पे, तो ये मेरा काम होता था। उसके बाद ये काम के अलावा सबको उठा, मतलब उतना पिकअप करना एयरपोर्ट से, उनको फिर लेके जाना, फिर उनको सुबह उठाना। अच्छा। तो मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन टू वेक अप वाज मिथुन चक्रवर्ती एंड कन्हैया लाल जी। ग्रेट कन्हैया लाल। सुना उनके लिए आप कुछ अंडे वंडे भी लेके जाते थे? आप बताए, मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या लेके जाता था। तो उन दिनों में वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा ड्रिंकिंग, तो उनके साथ फिर भी उनको मैं कोशिश करता था उठाने की। मिथुन चक्रवर्ती जी आराम से नहीं उठते थे? नहीं, वो नहीं, उन दिनों में थोड़ा आराम है, बेचारे प्रोफेशनल, सुनेगा तो बहुत मारेगा मेरे को, और उनको भी उठाना बड़ा मुश्किल होता था, तो उनको उठाता था मैं। एंड बाकी what were the oddest jobs that you did during the making of that film? I think मैंने हर चीज की, एवरीथिंग, समझे कि देखिए अभी जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, तो पीछे क्राउड में लोग खड़े हैं, तो कुछ कम है, तो वहां जाके पीछे खड़ा हो जाता था, पता ही नहीं चलता पीछे खड़ा है। फिर किसी को मतलब नाश्ता देना है, किसी को चाय पिलानी है, किसी का कुछ उठाना है, कुछ क्राउड आ गया, कि समझो कि पीछे जो फील्ड को क्लियर करना है, क्योंकि कलाकार जो है वो शॉट दे रहा है, उसके पीछे कोई आके ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो उनसे बातचीत करनी, उनको बोलना कि पीछे हट जाओ वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज़, मतलब कोई ऐसा काम नहीं था जो मैंने, और प्रोडक्शन में ऐसे ही होता है, असिस्टेंट प्रोडक्शन हर जो भी होते हैं, जितने भी असिस्टेंट, उनको ये सब सारी चीज़ें काम करनी पड़ती हैं। तो पैसा मिला था इस जॉब के लिए आपको?
नहीं पैसा नहीं मिला। What was keeping you still means कि कोई बात नहीं चलेगा, हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, जो आप अभी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तब भी ये दस्तूर था, तब भी ये अंदाज था? There was a little bit of frustration, a lot of anger in me. जब कभी कभी ये भी होता था कि जब पोजिशनिंग करता था डायरेक्टर एंड तो आप सब्स्टिट्यूट करता था। जैसे राज बब्बर साहब का शॉट है, तो शॉट में ये था कि उसे आना है और ऐसे गिरना है, तो बिफोर ही कुड कम, और फिर ऐसे मेरे पास ऐसे बाबू साहब अगर ये मैं ऐसा खड़ा रहता हूँ और ऐसा वो गिरेगा तो बेटर नहीं रहेगा, तो ऐसा गिरता था कि सर बार फट जाए मेरा, जमीन पे गिर जाता था। Why didn't you get a role in that? I think उस वक्त क्या था कि my dad and the film was such कि we just wanted all stars and known people, and we didn't want to take a chance of taking a newcomer, and we were going through a bad patch at that time, क्योंकि फिल्में उससे पहले सारी फिल्में डैडी की नहीं चली थी। इस वजह से मैंने फिर ये बात सजेस्ट भी नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सजेस्ट करता तो मुझे नहीं लेते, तो मैंने बड़ा रिस्पेक्टेबिलिटी यही है कि काम करते हो, तो मैंने प्रोडक्शन करता हूँ, और अगर ये फिल्म चल गई, अच्छी गई, तो नेक्स्ट फिल्म कर सकते हैं, और वही हुआ, फिल्म सुपरहिट हुई। और जो नेक्स्ट फिल्म थी फिर हमने जो बनाई वो 7 दिन, वो मैं पूरा क्रेडिट बोनी कपूर साहब को देता हूँ। तो वो 7 दिन फिल्म थी, भाग्यराज ने बनाई थी, अंधेल नाटकल, और वो सब्जेक्ट लेके आए थे, और वो सब्जेक्ट के लिए पैसे भी नहीं थे, तो कुछ पैसे फिर संजीव कुमार साहब ने दिए, और 25,000 रुपये शबाना जी ने भी दिया। ये सब पैसे अगर नहीं मिलते तो शायद हमें वो स्क्रिप्ट नहीं मिलता, और शायद अगर ये पैसे नहीं होते तो मैं शायद आज आपके सामने यहाँ नहीं होता, और मैं महेश भट्ट को मिलने नहीं आता और आपकी बुराई नहीं करता। तो टेरेस पे जाके सोच रहा हूँ, तो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो मैंने बोला यार आई विल डू दिस रोल। मतलब जो नहीं कर सकते थे उसके लिए आप बोलते थे कि मैं कर सकता हूँ, हाँ, और जो आप कर सकते थे उसके लिए बोलते थे मैं नहीं कर सकता हूँ। समटाइम्स द एक्टर्स डोंट नो व्हाट दे कैन डू। करेक्ट। कभी कभी ये होता है कि आप एक महान कलाकार डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, फिल्म मेकर्स के साथ काम करते हैं, तो दे नो यू मोर देन व्हाट यू नो योरसेल्फ आल्सो, एंड एक्टिंग इज समथिंग which sometimes even you discover, and sometimes you just you're at the right place at the right time. Like so many films of in my career have happened कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये फिल्में मुझे मिलेगी और मैं ये कर सकूंगा, और मैंने की और वो कामयाब हो गई और सक्सेसफुल हुई, और ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। जब आपने पहला ट्रायल शो देखा आपकी पहली फिल्म का, वो 7 दिन, हाँ, तो उसका क्या रिएक्शन था? मतलब एवरीबडी ऐसे मुझे बिहेव कर रहे थे जैसे पता नहीं कोई ऊपर से कोई कलाकार आ गया, और अंदर से तो मैं डरा हुआ था, मेरे यार कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है मेरी, यार इतना अच्छा हूँ नहीं मैं। तो वो 7 दिन के बाद पागलपन था, पागलपन। इतना लोगों ने इतनी तारीफ की कि एक फिल्म से ही मुझे बच्चन साहब के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। वो फिल्म रिलीज हुई और मशाल रिलीज हुई, और मुझे उनके साथ लगा कि अगर कोई है बच्चन साहब के साथ तो ये अनिल कपूर है। मैं मर गया। मेरा ये तो मौत है मेरी, ये क्या हो रहा है? वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, बट चंबूर का जो भी है व्हाटएवर, जो भी हम लोग बोलते हैं, समझ गया ना, वो आके और बोल रहे हैं तो इमेजिन कर लो व्हाट आई हैड टू गो थ्रू, बट गॉड हैज बीन काइंड। मनमोहन देसाई साहब ने आपसे एक बार कहा था कि मूंछों वाला एक्टर कभी कामयाब नहीं हो सकता, ऐसा बोला था? हाँ जी। किस टॉपिक पे बोला था? मनमोहन देसाई साहब का तो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और हमेशा हर कलाकार का ये होता है कि किसी को कमर्शियल फिल्म करनी है तो मनमोहन देसाई के साथ करनी चाहिए, मगर उनके साथ तो बच्चन साहब ही काम करते थे, तो हमारा सोचना ही बड़ा मुश्किल है इनके साथ काम करना। तो एक बार मैंने इंटरव्यू में पढ़ा तो पता चला कि मनमोहन देसाई ने जैकी श्रॉफ को साइन कर लिया। बात दिल को लगी, यार मनमोहन देसाई का एक्टर तो मैं हूँ, ये जैकी श्रॉफ को कहाँ ले लिया? हाँ, ये गलत कास्टिंग हो गई फिर दोबारा। तो उसके बाद फिर मेरी फिल्में रिलीज हो रही थी, वो 7 दिन वगैरह वगैरह, तो उन्होंने ये बोलते थे कि ये एक्टर है, और वो कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं बोलते थे मुझे। नहीं, वो बोलते थे कि आप हीरो मटेरियल नहीं, आप हीरो मटेरियल नहीं, आप स्टार नहीं बन सकते। वो तो एक्टर है, ऊपर से मूंछें हैं, तो ये स्टार बन नहीं सकता, मतलब बड़ा स्टार नहीं बन सकता। तो मैंने बोला ठीक है सर, ये बात जो है चुभी यहाँ लगी है, तो आपको पता है लेबरर हूँ, तो फिर मैंने बोला चलो और मेहनत करते हैं और बताते हैं कि कौन स्टार है और कौन नहीं है, सही है ना। तो ये एक बात उन्होंने कही थी, मगर बड़प्पन उनका एक बात है मनमोहन देसाई साहब का। ईश्वर रिलीज हुई और मैं गया था वैष्णो देवी, और मुझे वैष्णो देवी में मैसेज आया कि मनमोहन देसाई साहब
आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन दिनों में तो मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, तो मैं बम्बई आया, मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने बोला आप मिलना चाहते, तो इतनी मेरी तारीफ़ की, हाँ, इतनी तारीफ़ की मेरी, कि मैं आपको बहुत बता नहीं दिलदार आदमी थे वो। हाँ, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। हाँ, उन्होंने मुझे फिर एक फ़िल्म ऑफ़र की, क्यों ना, ये मेरा बेटा बना रहा है फ़िल्म। मैंने सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपकी प्रोडक्शन में काम करना चाहता हूँ, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो स्क्रिप्ट सुनी, मगर वो पिक्चर फ़िल्म बनी नहीं, बनी नहीं। क्योंकि वो गुज़र गए। हाँ, But I had committed to do the film and to stand by the production, and I did that film, Deewana Mastana, which became a super hit. आपने रॉकी में संजय दत्त के भी आप बस दोस्त का आपने ऑडिशन दिया था, हाँ सर, हाँ सर। उसमें भी रिजेक्ट हुए थे? उसमें भी रिजेक्ट है, उसमें गुलशन ग्रोवर को मिल गया। वो रोल गुलशन ग्रोवर को गुलशन मिल ग्रोवर गया। मिल गया। ओह, इसीलिए गुलशन ग्रोवर आपसे ऐसे बात करते हैं। हाँ, यस यस यस। तो हम लोग दोनों गए थे महबूब स्टूडियोज। अच्छा, महबूब स्टूडियो में जाता था कि यार, तो मैंने दत्त साहब को नहीं, मैंने संजय दत्त से थोड़ा मिलते हैं, तो शायद वो बोला अपना इन्फ्लुएंस डाले। इन्फ्लुएंस डाले। हाँ। तो उसमें नहीं, उसमें भी रिजेक्ट हुआ, और स्वामी दादा में भी। अच्छा, जो जैकी को मिला रोल। जैकी रोल को मिला। तो ये 2 रोल जो बड़ा रिग्रेट हुआ है, बड़ी मैंने मेहनत की, देव साहब को मिला वगैरह। तो ये 2 फिल्में बड़ा दुख होता है मुझे, दोनों फिल्में मुझे फिर नहीं गई। आप क्रोधी में भी कुछ सुभाष घई? अरे यार, क्रोधी की बात मत कीजिए यार। क्यों? क्रोधी का तो एक कमाल का है, ये तो इंसिडेंट है। हाँ। ये आपने डर फिल्म देखी होगी शाहरुख खान साहब की? जी, मैं उस पर काम भी किया था। बाजीगर भी देखी होगी। हाँ। एक्टर होते हैं जो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये किसी लड़की के लिए। हाँ। तो मेरा कैरेक्टर तो ऑब्सेस्ड हो गया था सुभाष घई के साथ। अच्छा। तो सुभाष घई जहां भी जाता था, मैं वहां पहुंच जाता था। अच्छा। हॉलिडे इन में मैं वहां खड़ा हो जाता था। सेंटर में शूटिंग में आई वाज स्टॉकिंग हिम। महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग, खड़ा हो जाता था। जहां वो जाते थे, आई वाज स्टॉकिंग हिम। यहाँ वहां, इससे बात करो, उससे बात करो। ये जहां देखूं मैं नजर आता, उसको लगे ये कौन पागल मेरे पीछे घूम रहा है। तो इट वाज लाइक मैडनेस कि मैंने, यार ये फिल्म अगर मुझे मिल गई ना, क्रोधी, तो मैं तो सुपरस्टार। तो मैं पीछे पड़ गया क्रोधी के, तो मैं हाथ धो के भी चढ़, मेरा ऑब्सेशन जैसा होता है। बट उसमें भी उन्होंने सचिन को ले लिया यार, मुझे नहीं लिया। सचिन एक्टर। अच्छा, दूसरा एक और कोई रोल था? आप क्या लगे मैं धर्मेंद्र के लिए ट्राई कर रहा था? धर्मेंद्र के रोल के लिए ट्राई कर रहे? सर इतनी औकात नहीं थी मेरी। मेरी जंग में भी मैं जावेद जाफरी का रोल ट्राई कर रहा था। फिर बाद में वो कुछ अमिताभ जी ने नहीं किया, तो मुझे फिर वो अमिताभ का रोल मिला। मगर वो आपको स्टॉक करना कहीं ना कहीं तो काम आया। हाँ, काम आ गया यार, काम आ गया। तो कभी कभी बिना स्टॉक किए काम मिल जाता है। तो ये मेरी जंग के लिए मैंने स्टॉक नहीं किया, किसी को मिला नहीं। जावेद साहब ने मेरा नाम सजेस्ट किया, रमेश सिप्पी साहब को, फिर उसके बाद यश चोपड़ा साहब को, और फिर मुझे मशाल मिली। फिर वो मशाल रिलीज़ हुई, मशाल में मेरा काम देखा फिरोज़ खान साहब ने और सुभाष घई साहब ने। तो एक ही दिन में मैंने जांबाज और मेरी जंग साइन की। इस दौरान एक तरफ आपका करियर की जद्दोजहद चल रही थी और एक तरफ आपका इश्क पनप रहा था सुनीता के साथ। हाँ जी। आपने सुनीता से फोन पे बात की थी पहली बार? हाँ जी, उन्होंने की थी, मैंने नहीं की थी। अच्छा। क्योंकि उनकी अंग्रेजी मेरे से बेहतर थी। अच्छा। तो मैं तो इसलिए वही आवाज़ और अंग्रेजी से मैं पागल हो गया था। अच्छा। यार ये क्या इंग्लिश बोलती है यार। क्या इंग्लिश? किस बात पे फोन किया था? किसी ने कहा था कि उन दिनों में के बच्चे जो होते थे, जो हमारा जो वो आपको पता है, वो पुराना अपना पुराना फोन बेल, हाँ। बेल साहब ने जो देन दी है, तो वो बच्चे ऐसे somebody found the number from somewhere, नंबर संभाल, तो ऐसे फोन करके बात करना और बताने कौन बोल रहा है, ये all kind of that was their fun at that time. Correct. बट मुझे इश्क हो गया उस आवाज से, उस अंग्रेजी से, इंग्लिश से। अरे ऐसे कौन बोल रहा है? Guess who's speaking? मैंने बोला क्या यार, चंबूर और इतना अच्छा इंग्लिश। किस्मत जाग गई है, कुछ चमक गई है। मेरा लगता है फ्यूचर कुछ ठीक होने वाला है। वहां से शुरुआत हुई। अच्छा। So that's the time I met her and we became friends. अच्छा। And 42 साल से हम साथ में। 42 साल से। आपने उनको 10 साल तक डेट किया, फिर मेरी जंग की रिलीज के बाद आपने उनको प्रपोज किया। हाँ, because she was from a bankers family, and मैं सबब का, चमूर का, तो मैंने बोला I will not be able to give her that life what she is used to, तो जब मैंने मेरी जंग साइन की तो मुझे लगा नहीं भैया, अब तो जाके प्रपोज कर ही दो। कैसे किया था प्रपोज आपने? मैं गया उनके घर। अच्छा। समझा? उसके पहले 2-3 बार शादी कैंसिल कर चुका था मैं।
तो आई वाज कर चुका था मैं, मतलब बोल के मैंने भाग गया था। अच्छा। कितना डर रहा था मैं शादी करने के लिए। तो विलन था मैं वहाँ उन दिनों में, उनके घर में। मुझे ऐसा लग रहा कभी भी मेरा सुनीता के माँ बाप मेरा मर्डर कर सकते थे। तो मैं गया, मैंने बोला देखो कल शादी या नेवर, मतलब कल शादी या नेवर? नेवर। हाँ। तो बोला यार कल कैसे, कोई अरेंजमेंट नहीं, पंडित नहीं, किसको इनवाइट, कल या नेवर। और ये कितने बजे की बात थी? ये मेरे ख्याल दोपहर की, अब 3, 3, 4 बजे मैंने कहा उनसे, और फिर उन्होंने जो भी करना था। तो मेरे ख्याल से मेरे शादी में कुछ 12 या 15 ही लोग थे। अच्छा, दे मैनेज टू दूसरे दिन शादी? हाँ, या उनको लगा था यार ये तो आज नहीं करेगा तो भाग जाएगा। सो सुनीता ने भी हेल्पमेंट थी, वो भी बोला कि यार इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। करेक्ट, बिकॉज हर लव फॉर मी वाज सो मच। ऑफ कोर्स, शी स्टिल लव्स यू सो मच। यस, शी डज। यस। एंड तो शादी हुई नेक्स्ट डे, और जब मैं घर पहुंचा तो यूजुअली लड़कियां रोती है ना, उनके आंख में आंसू होती हैं कि डोली उठने वाली है, और उनके आंखों में आंसू हैं। तो वहां ये अलग उल्टा था। अच्छा। मैं जब घर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लड़की हूं, मेरे आंख में आंसू थे, और मैं डिप्रेस बैठा हुआ था। What was you depressed about? यार मैं शादी कर रहा हूँ यार, मैं तो यंग, और आपको काफी लोगों ने एडवाइस किया था कि शादी मत कर यार, तू प्लेबॉय बन सकता है, you know you'll be the superstar and the girls are after you, and you know you're a bachelor, you know, and you know going to the premiere with your girlfriend, and there's outdoor Anil Kapoor sitting with his girlfriend at the pool side. ये सब मेरे सपने थे। ये सब सपने जो है सर्वनाश हो गए कि यार ये अभी हीरो बन गया, शादीशुदा, अभी बच्चे होंगे, बोरिंग सा। वैसे ही मुझे संजीव कुमार और मोतीलाल साहब बोले ये स्टार बन नहीं सकता। तो सारी चीजें मैंने वैसी की जो स्टार नहीं करता। अच्छा, हाँ, नेचुरली। तो मैंने बोला यार, तो मेरे को था चॉइस उस वक्त, करियर या मैरिज या लव, करियर या लव। आई चोज लव। हाउ वंडरफुल। और वहां से जो करियर चलता चलता गया, उसका कारण है सुनीता मन्नत मांगती थी महालक्ष्मी की किसी टेम्पल पे जाके। हाँ जी, वो मुझे बाद में पता चला। बाद में पता चला कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। अनिल कपूर साहब जब भी आउटडोर पे जाते हैं, चाहे 2 दिन के लिए जाते हैं, वापस जब आते हैं तो इनके घर में बहुत बड़े फूलों का गुलदस्ता पड़ा रहता है, और ये पिछले जब से इनकी शादी हुई तब से हो रहा है। तो सुनीता जी के लिए आई थिंक जितनी ज्यादा जोर से हम ताली मार सकें उतना काम है। और आप लोग वो मुझे जूते मारिए, क्योंकि मैंने 25-30 साल तक वो फूल नोटिस ही नहीं किए। आपको बहुत सालों बाद पता चला, क्योंकि मैं एक्टर आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैं आ गया हूँ घर, और क्या चाहिए, क्या देख रहा हूँ? अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ, फूल कौन देखेगा? और आपके घर में शीशे भी बहुत है। शीशे भी बहुत। आपको अपने आप से फुर्सत मिले तो बाकी चीजों को देखते हैं। सोनम, रिया and your son Harsh, yes, who are you closest to? It depends on day to day. अच्छा, you understand? कुछ दिन ऐसा लगता है कि सोनम is my most favorite, कभी कभी ऐसा लगता है कि रिया is my most favorite, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हर्ष is my most favorite. So depend करता है कौन क्या सिचुएशन है। I'm blessed that I have 3 children, and हर 3 एक अलग अलग कैरेक्टर है। मतलब कैरेक्टर आप समझते हैं ना, मतलब जी। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझ गया। हाँ, कैरेक्टर है, बड़े बड़े कैरेक्टर हैं। बट ऑफ कोर्स माय मोस्ट फेवरेट इज माय वाइफ। योर वाइफ? यस। अब ये नंबर बढ़ा रहे हैं अपने वाइफ के बाद इस शो में यार। अच्छा, आपके घर में आपके 3 बच्चे आपको महसूस कराते हैं कि आप पुराने जमाने के हैं? रोज दैट्स वेरी 80s। इट्स वेरी 80s। मतलब जो 80s क्या होता है यार, वेरी डेटेड। हाँ, मुझे पता है। हर्ष ने आपकी एक फोटोग्राफ देखी थी जिसमें आज की फोटोग्राफ, तो उसने कहा था ना या तो मैंने बोला यार व्हाट इज दिस यार, मतलब क्या मतलब तू आजा मैदान में, बताता हूँ सब तुम लोग सबको। अच्छा। या कंपटीशन घर में सबसे ज्यादा चल रही है। अच्छा। या छोड़ूंगा नहीं छोड़ना नहीं, बिल्कुल मत छोड़ना। वाह, क्या I can talk to you for hours, Anil, but before I go into my next break, one question I think everybody wants to ask. For me, it's a cliche question. This word jhakaas. Oh God. I know. You are allergic to this. Where did this come from? यार ये अपना युद्ध फिल्म कर रहे थे हम, और असिस्टेंट था नदीम उसका नाम था, या वो राइटर था, उन्होंने डायलॉग लिखे थे। तो वहाँ से मेरे ख्याल से ये मोहम्मद अली रोड और
यू नो ये सब वो जो एरिया में ये वर्ड काफ़ी कहा जाता था। फिल्म इतनी नहीं चली मगर झकास जो मेरा कैरेक्टर था दैट बिकेम द हाईलाइट। एंड वो हो गया उसको मेरे ख्याल से 30-32 साल हो गए उस फिल्म को रिलीज हुए, मगर वो पहचान वो लोग अभी भी और आजकल थोड़ा सा रेट्रो भी हो गया, यू नो, टू सर्टेन एक्सटेंट, यू नो, दे फील इट्स कूल to say Anil Kapoor says jackass or AGOG, you know, ये होगा ना। तो and you know, heart of heart, I know that I've moved beyond that. Of course you have moved beyond that. But कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती हैं। नहीं पीछा, चलो उन लोगों को खुशी होती है and I look at them and I smile at them. बच्चे हैं, चलो खुश कर देते हैं इनको। There is a lot of new actors which have come now. बहुत सारे नए लोग आए हैं। What is the difference that you find उनमें और a generation में of you? I mean, you are a sorry. मतलब मैं रणवीर, अर्जुन, हाँ, हमारा जो जनरेशन है वो कैसा है और आपका जो जनरेशन था। जी चलिए। तो आपके जो आजकल के मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं, जो आपके सहकलाकार हैं, जो आपके दोस्त हैं, anything that you find in their approach which you want to learn from? ये तो अनुपम आपको पता ही है कि मैं यंगस्टर से ज़्यादा सीखता हूँ। हाल ही में मैंने रणवीर के साथ काम किया, जोया जी जो हैं, शी इज़ डायरेक्टिंग द फिल्म। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन टेक फ्रॉम देम, यू नो, दे आर डेफिनेटली मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, मच मोर हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, एंड सो यू लर्न। एंड मैंने भी वैसे आज के दौर के बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया है, आयान मुखर्जी के साथ काम किया है, नीरज पांडे के साथ काम किया है, दिवाकर बनर्जी के साथ किया है। मैंने भी बड़े यंग कलाकारों के साथ किया। मेरे जमाने की बात मत करिए आप। आपकी सक्सेस का बहुत बड़ा राज है कि यू हैव केप्ट ऑन रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। यू आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सुपरस्टार्स जिसने टेलीविजन में एक बहुत बड़ा नाम कमाया और इज्जत कमाई 24 करके। टेलीविजन में काम करके आपने क्या सीखा? मेरी हमेशा रिग्रेट रहा है कि मैंने थिएटर कभी नहीं किया। मैंने थिएटर, मैंने कॉलेज में था तो मैंने 1-2 प्लेस किए, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला, दिलीप कुमार। मैं आपको ये फेंक दूं, आप अपने आप को बहुत बड़ा थिएटर का एक्टर समझते हैं? अरे आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं? नहीं, थोड़ी बहुत बुराई भी कर रहा हूँ। आप शुरू से बुराई कर रहे हैं यार। तो जिस तरह थिएटर में जिस तरह का गरीबियत और मेहनत और यू नो पैशन है, जो यू नो, जो टेंशन, जो डर कि यार बस यही है, बस अभी तो पिक्चर यू नो रीटेक नहीं है इसमें, तो वो वाली फीलिंग टेलीविजन में बहुत मजा आया इसमें। मुझे लगता है कि मेरे करियर में बहुत सी फिल्में की हैं, मगर जो 24 में जो मुझे करने का मजा आया, मैं आई कैन कंपेयर इट टू द बेस्ट। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है ऑडियंस में से कुछ भी हो सकता है मोमेंट को पेश करने का। फॉर दैट लेट्स गो। बैठिए आप। अच्छा, अब क्या लगता है मैं ऐसा खड़ा नहीं हो सकता? अरे मैं खड़ा हो सकते यार, बिल्कुल खड़ा हो सकते आप। मैं आपके पाँव पड़ता, आप मुझे माफ कर दीजिए। बैठिए मेरे से बुजुर्ग को बैठिए। अरे आई एम अ यंग बॉय। यू आर अ यंग बॉय। सिमरन आइए सिमरन जी। सिमरन जी आ गई है। अरे सच अ प्लेजर, प्लीज बैठिए। सिमरन बैठिए। ये बड़ा, हमेशा मैं यही सवाल पूछता हूँ कि कैसा लग रहा है आपको अपने चहेते कलाकार के साथ? राइट नाउ आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इनको देखूं, बट आई नेवर थॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम आल्सो कि मैं कभी इनके सामने ऐसे, आई मीन आई एम गोइंग टू शेयर द स्टेज विद यू, विद बोथ ऑफ यू। क्या करती हैं आप सिमरन? मैं फैशन डिजाइनिंग करती हूँ सर। अच्छा, आपको ये एज ए हीरो ज्यादा पसंद है या एज ए रोमांटिक पर्सन? एज अ रोमांटिक पर्सन। ओह माय गॉड, आई लव हिज स्टबल लुक सर। आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? ठंडे। What is your hobby? Do you sing? Yeah, my hobby is singing, dancing. चलिए अब आपको हम अनिल कपूर की पसंदीदा चीजें एज ए गिफ्ट देते हैं। प्लीज गेट द गिफ्ट प्लीज। या आर डी बर्मन साहब ने इसका संगीत बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त गाना था। ये क्या है? ये
24 का DVD है, हाँ, ये डार्ट है। इस पर आपको सिमरन के लिए जरूर जरूर। One sec. We'll just take a picture. Thank you. थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Kapoor साहब, this is one of the richest episode of the Anupam Kher show कुछ भी हो सकता है। और ये दोस्त नहीं कह रहा, एक प्रोफेशनल कह रहा है। जिस बेबाकपने से आपने बातें कही हैं और जिस मासूमियत से बातें कही हैं, वो काबिल तारीफ है। एंड मैं चाहूँगा कि जब मुझे 30 साल बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा हो और वो कहें कि वी आर आस्किंग नाउ यंग एक्टर न्यू कमर अनिल कपूर टू प्रेजेंट दिस अवार्ड, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दैट। मैं ये बात को सीरियसली ले रहा हूँ, मुझे पता आप सीरियसली ले सीरियसली ले रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा ऑलरेडी वर्कआउट शुरू हो गया है। आप उछलते कूदते आएंगे सीढ़ियों पर एंड आई होप आई एम नॉट अ व्हीलचेयर ऑन अ व्हीलचेयर। आपके घर में बहुत सारे अवार्ड्स पड़े हैं, बहुत सारी आपकी काबिलियत पर मद्देनजर रख के आपको बहुत सारी रिकग्निशन मिली है, मगर हम अपनी मोहब्बत जो है इस एक कागज के टुकड़े पर लिख के देते हैं। और मैं इसको तो आई विल मेक श्योर दैट ये आपके घर पर फ्रेम करके लग जाए। जरूर लगेगा। मैं आपको, क्योंकि इसमें हमारे जज्बात हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है सर, ये लग गया समझ लो। बस तो ये जज्बात मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दर्शकों को। भारतीय सिनेमा जगत के सदाबहार व लोकप्रिय अभिनेता अनिल कपूर को हमारा प्रणाम। आपकी प्रतिभा एक मिसाल है आने वाली पीढ़ी के लिए। आपका उत्साह हमें प्रेरित करता है और कठिन परिश्रम करने के लिए उकसाता है। आपका अनुष्ठान और दृढ़ता आपकी उपलब्धियों का कारण है। आपके द्वारा निभाए गए किरदार आम आदमी के जीवन की गाथा हैं। आप इसी प्रकार अपनी प्रतिभा से हमें प्रेरित करते रहें, यही हमारा निवेदन है। अनुपम खेर। आइए सर। दोस्तों, इसके साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अनिल कपूर से मिलके आपको जोश और उत्साह मिला होगा और एक नई उमंग भी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मेरे एक नए मित्र के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि यह संसार एक भूल भुलैया है। कहीं मंजिल तो कहीं दरिया है, कहीं हंसी तो कहीं रोना पड़ सकता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है।